नेक्स्ट सेट है गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज का। पहला जो सेट हम लोग देखने वाला है यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइडर है और रेसिपेंट कोई और है। इसके जो पहले वाले 5 पॉइंट से बड़े मस्त, अब मैं इसको चार्ट से बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट 3, 4, 5 ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये शुरू के 5 है, मैं इसको आपको टेबल चार्ट से बता दूंगा, आपको वो सारी चीजें उस तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो वो एनालिसिस डिस्कशन एक बार देख लो। ओके जी, बिफोर स्टार्टिंग गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विस में आपको गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विस के अंदर एक छोटा सा पॉइंट जो ऐड हुआ है वो बताना चाहता हूं। इस पूरे ग्रीन लाइन को आप देख लीजिए। जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, अब कुछ और एक वर्ड ऐड हो गया है। अब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ साथ आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ब्रैकेट में इंडियन रेलवेज ये भी ऐड हो गया है। तो जहां जहां पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है वहां पे समझना कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ में वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज ये भी आपका वर्ड ऐड हो गए हैं। सो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, बहुत बड़ा ग्रेट डिफरेंस नहीं है एक्चुअली। इन सारी चीजों से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है वो पहले भी ऐसे ही पड़ती थी, अभी भी वो इस तरीके से ही बैठेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। सरकार ने क्लैरिटी लाने के लिए इन वर्ड को ऐड किया है, बाकी इसका मीनिंग कोई चेंज नहीं होता। अब आया हूं तो भाई ये भी आपको बता दूं कि एक हल्का सा एक छोटा सा सर्कुलर ऐड हुआ है जिसमें कोई दम नहीं है। बस इतनी सी बात है कि जो मेस होते हैं, एयरफोर्स के मेस होते हैं, नेवी के और आर्मी के और पुलिस के भी होते हैं। ठीक है, ये मेस जब उनको सर्विस देता है खाने वगैरह की, अकोमोडेशन वगैरह की, वो सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट होंगी, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ये सर्कुलर में बस इस बात को क्लियर किया गया है। ठीक है, अब वो क्लिप ऐड कर देता हूं। गवर्नमेंट की सर्विसेज बेसिकली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है। 3 कैटेगरीज आपको दिख रही है। पहली है कैटेगरी 1, यहाँ पे वो 3 सर्विस है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की कुछ सर्विस है, उसके बाद में एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड सर्विस, और उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर। ये कैटेगरी 1 में, क्योंकि इसकी टैक्स ट्रीटमेंट अलग होती है। उसके बाद में कैटेगरी 2 है रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी की सर्विस। ये गवर्नमेंट सर्विस किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देते हैं, उस हिसाब से होती है, इसकी टैक्स ट्रीटमेंट अलग होगी। और उसके बाद कैटेगरी 3 है, दैट इज एनी अदर सर्विस। कैटेगरी 1 और 2 छोड़ दो, उसके अलावा एनी अदर सर्विस की क्या टैक्स ट्रीटमेंट होगी। ठीक है, तो इनको एनालाइज करते हैं। मैं पहले आपको कैटेगरी वाइज लेके जाता हूँ। पहले कैटेगरी 1 की बात करते हैं। अगर कैटेगरी 1 वाली सर्विस में आप देखोगे तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की एक सर्विस है, उसके बाद में एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड सर्विस है, और लास्ट में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। लेकिन ये तीनों सर्विसेज को आपको रेसिपेंट वाइज देखना है। मैंने आपको लेफ्ट पे दिख रहा होगा 1, 2, 3, ये रेसिपेंट्स की बात करते हैं। अगर ये तीनों सर्विसेज जो भी दी उसका रेसिपेंट अगर गवर्नमेंट ही है, मतलब सप्लायर भी गवर्नमेंट, रेसिपेंट भी गवर्नमेंट, तो ये ट्रांजेक्शन फॉरवर्ड चार्ज लगता है और हमेशा गवर्नमेंट ही टैक्स पे करती है। वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, वो एयरक्राफ्ट और वेसल देने वाले, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स या पैसेंजर, जो भी गवर्नमेंट सर्विस दे रही है वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगी, एंड इट इज ऑलवेज टैक्सेबल। कोई भी यहाँ पे आरसी एग्जेम्पशन नहीं मिलता। पॉइंट 2 के अंदर और पॉइंट 3 के अंदर भी यही है कि रेसिपेंट अगर एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी होगी या फिर बिजनेस एंटिटी होगी, हमेशा ये वाले तीनों ट्रांजैक्शंस के लिए हमेशा टैक्स लगेगा, एग्जेम्पशन नहीं है। हमेशा फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, आरसीएम नहीं लगेगा। जो गवर्नमेंट सर्विस दे रही है वही टैक्स पे करती है फॉरवर्ड चार्ज में। लेकिन चलो एग्जेम्पशन कुछ है, आपको नीचे मैंने ऑरेंज बॉक्स बनाया, उसी के अंदर ग्रीन भी है। पहली बात इन्होंने बोला कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की अब सिर्फ 4 सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस पोस्ट कार्ड, लेटर, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट। लेकिन ऑर्डिनरी पोस्ट वाली सर्विस में देखना कि अगर वो एनवेलप का वेट अगर लेस देन 10 ग्राम है तो ही एग्जेम्प्ट होगा। 10 ग्राम या उससे ज्यादा का वेट होगा एनवेलप का तो एग्जाम नहीं होगा, टैक्सेबल होगा। इन शॉर्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सिर्फ ये 4 सर्विसेज अभी एग्जाम्प्ट है। जितनी भी सर्विस पहले हुआ करती थी, जितनी भी सर्विस अब होंगी, वो सब कुछ टैक्सेबल है। अगर आपको ये 4 दिखेंगी तो ही एग्जाम्पशन लिखना, इसके अलावा जो भी लिखेंगे वो टैक्सेबल होगा। ठीक है, ऊपर जो उन्होंने कट किया उस कट करने का इंपैक्ट यही था कि अब कुछ भी एग्जाम्पशन नहीं है, सब कुछ टैक्सेबल है। एग्जाम्पशन जो है वो हम लोग सेपरेटली बता रहे हैं, वो सेपरेटली इन्होंने नीचे बताया, जो मैंने नीचे वाले ग्रीन बॉक्स में लिखा हुआ है। अब उसके बाद नीचे और एक एग्जाम्पशन की बात की है मैंने यहाँ पे बोला कि डायरेक्टली यहाँ पे कोई एग्जाम्पशन नहीं लिखा हुआ है। देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाले सेक्टर में देखो, अगर रेलवे के फर्स्ट क्लास या एसी कोच को छोड़ दो, उसके अलावा रेलवे से कोई ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो एग्जाम्प्ट है। तो इस तरीके से एग्जाम्पशन आपको मिलेगा, वो आपको उस हिसाब से देखना पड़ेगा। या फिर स्टेज कैरेज बसेस जो गवर्नमेंट की होती है, हर एक स्टॉप पे रुक के जाती है, वो अगर नॉन एसी होगी और ईसीयू के थ्रू सर्विस नहीं दी है तो उसमें भी एग्जेम्पशन है। तो आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ये दिमाग में रखना पड़ेगा। वो जो भी एग्जेम्पशन है जो गवर्नमेंट वाली सर्विस का, वो आपको मिलेगा। लेकिन जहां पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, वो टैक्सेबल होगा और हमेशा गवर्नमेंट ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगी। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सिर्फ 4 सर्विस है, बाकी सब कुछ टैक्सेबल है। और एयरक्राफ्ट और वेसल से रिलेटेड ऐसी कोई सर्विस एग्जेम्पशन इन्होंने नहीं बताई। जो मैंने नए अपने हाथ से लिखा हुआ है ब्लू और ऑरेंज और पिंक कलर के बॉक्स में, वही लिखा है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सारी सर्विसेज अब टैक्सेबल हो गई क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है। लेकिन सिर्फ 4 हैं जो इन्होंने स्पेसिफिकली एग्जेम्पशन बताई है। आगे बढ़ते हैं, कैटेगरी 2 की देखते हैं।
कैटेगरी 2 में आपको दिखेगा रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, जो मैंने ग्रीन कलर के बॉक्स में ग्रीन कलर का सर्कल मार के नीचे लिखा हुआ है। रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी की सर्विस, ये तो दे रही तो गवर्नमेंट है। अब आपको रेसिपेंट वाइज चेक करना है, रेसिपेंट कौन है। ये रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी की रेसिपेंट भी गवर्नमेंट है, मतलब सप्लायर भी गवर्नमेंट, रेसिपेंट भी गवर्नमेंट, एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके बाद है एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, रेसिपेंट बिजनेस एंटिटी नहीं है, अदर देन बिजनेस एंटिटी है, तो भी एग्जेम्प्ट होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर रेसिपेंट एक बिजनेस एंटिटी है तो आपको यहाँ पे ब्लू बॉक्स एक छोटा सा दिख रहा होगा, यहाँ पे रेसिपेंट अगर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम लगेगा, और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। एग्जेम्पशन कोई नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, गवर्नमेंट टैक्स पे करेगी। टैक्स तो लगेगा, अगर रजिस्टर्ड है तो आरसीएम में पे कर दे, और अगर नहीं है तो गवर्नमेंट फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगी। एग्जेम्पशन के लिए स्पेसिफिकली दिया है, अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि पूरे वो जो रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी की सर्विस दिया था उसका अगर कंसिडरेशन अप टू ₹5,000 है, 5,000 से ऊपर नहीं जाता तो एग्जेम्प्ट है, तो ना रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर 5,000 के ऊपर चला गया तो फिर अगर वो रजिस्टर्ड है आरसीएम, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है, ये पूरा आपको कैटेगरी 2 बता दिया। अब कैटेगरी 3 पे आ जाओ। कैटेगरी 3 के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैंने पिंक कलर से हाईलाइट करके वो पॉइंट नंबर 3 में बात कर रहा हूँ। अब वो एनी अदर सर्विस, मतलब वो पहला कैटेगरी के अंदर जो कुछ है वो छोड़ दो, कैटेगरी 2 के अंदर है जो कुछ है वो छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी सर्विस अगर गवर्नमेंट देती है, उसका रेसिपेंट अगर गवर्नमेंट ही है तो एग्जेम्प्ट होगा। एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी है तो भी एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन अगर वो एक बिजनेस एंटिटी है तो भाई टैक्स लग जाएगा, और हमेशा रिवर्स चार्ज है। वो बिजनेस एंटिटी ये नहीं बोल सकती कि मैं रजिस्टर्ड हूं या अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड है तो फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेके टैक्स पे करो, लेकिन टैक्स उस बिजनेस एंटिटी को टैक्स पे करना होगा, फॉरवर्ड चार्ज कभी नहीं लगेगा। लेकिन चलो नीचे एग्जेम्पशन है, मैंने उसी के नीचे एग्जेम्पशन के 2 केसेस बताए हैं। पहला केस, अगर जो कंसिडरेशन चार्ज किया है गवर्नमेंट ने उस बिजनेस एंटिटी से अदर सर्विस के लिए, जो कंसिडरेशन चार्ज किया है वो अप टू ₹5,000 है, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना फॉरवर्ड चार्ज ना रिवर्स चार्ज, कुछ टैक्स नहीं लगेगा। चलो और एक ऑप्शन है, चलो 5,000 के ऊपर भी चला गया ना तो भी एक बेनिफिट है। वो बिजनेस एंटिटी जिसको गवर्नमेंट ने ये अदर वाली सर्विस दी, कंसिडरेशन तो 5,000 के ऊपर है, लेकिन फिर भी एग्जेम्पशन मिलेगा अगर बिजनेस एंटिटी ऐसी है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन कराने की थ्रेशोल्ड लिमिट से कम था, तो ऐसी बिजनेस एंटिटी इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट से कोई भी अदर वाली सर्विस लेगी, चाहे कंसिडरेशन कितना भी हो, वो हमेशा एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है, ये पूरी बातें यहाँ पे खत्म होती है। अब आपको 5,000 वाले वैल्यू के ऊपर एक स्टार दिख रहा है, वो स्टार नीचे यहाँ पे बोला गया कि अगर कंटिन्यूस सप्लाई का कोई ट्रांजेक्शन है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज या गुड्स है, तो ऐसे केसेस में आपको देखना है कंसिडरेशन जो 5,000 का है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की जो सर्विसेज का कंसिडरेशन अप टू 5,000 है तो ठीक है, और पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो कंसिडरेशन है वो 5,000 से ज्यादा है तो टैक्स लग जाएगा अकॉर्डिंगली। ये पूरी बातें यहाँ पे डिस्कस हो गई आपको इस तरीके से। ये वापस से मैंने रिफ्रेम किया, ये मेरा एग्जामिनेशन चैप्टर में भी आ जाता है, और ये आ जाता है इधर यहाँ पे लास्ट वाला। जाते जाते एक बात क्लियरली समझ लो भाई, ये है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सिर्फ 4 सर्विसेज, पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर, और बुक पोस्ट या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट। और ऑर्डिनरी पोस्ट के केस में देखना एनवेलप का वेट अगर 10 ग्राम से कम है तो एग्जाम्प्ट होगा, 10 ग्राम या उससे ज्यादा का होगा तो टैक्स लग जाएगा। ठीक है, तो ये चारों ही सर्विसेज जो एग्जाम्प्ट है। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सारी सर्विसेज टैक्सेबल हो जाती हैं। ये एग्जाम्पशन इन्होंने विड्रॉ किया था 18 जुलाई 2022 से। चलो जाते हैं बाकी बातें डिस्कस करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज की बाकी पॉइंट्स की अब बात कर लेते हैं। ये पॉइंट नंबर 1, 2 हो गया हमारा, 3, 4, 5 भी हो गया। पॉइंट 6 के अंदर अब यहाँ से सब कुछ ब्लू है, डू नॉट वरी, मैं बस रीड आउट कर रहा हूँ, इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालो। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहीं तक है, इसके ऊपर ही इंस्टीट्यूट बार बार क्वेश्चन पूछता है, बट ये मैं आपको बता देता हूँ, फटाफट से रीड कर देता हूँ। अब ये सारी सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है। ये पॉइंट 6 के अंदर 4 सर्विसेज हैं, ये सब कुछ एग्जाम्प्ट है। गवर्नमेंट ने अगर पासपोर्ट इशू किया है, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सारे जो भी इशू करके देते हैं ये सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। पॉइंट नंबर 2, टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके लिए वो कंसिडरेशन लेते हैं इन द नेम ऑफ फाइन या फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस, ये सर्विस भी एग्जाम्प्ट है। तीसरा, गवर्नमेंट अगर किसी भी पर्सन की रजिस्ट्रेशन करवाती है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स, तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो फी लेती है उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा, ये ट्रांजेक्शन एग्जाम्प्ट है। पॉइंट 4 है टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक या फिर सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। ये फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री में कहीं पे आग ना लग जाए, एक्सीडेंट ना हो, और अगर केमिकल वगैरह लीक आउट होने लगा तो लोगों का बहुत नुकसान होगा आसपास में। तो गवर्नमेंट फैक्ट्रीज के अंदर ये सारी सर्टिफिकेशन और सेफ्टी चेक करती है, लेकिन गवर्नमेंट की इस सर्विस में जीएसटी नहीं लगेगा। जो भी उनसे लाइसेंस फी वगैरह लेती है फैक्ट्री वालों से, जो भी चार्जेस लेते हैं, बट उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाते। पॉइंट नंबर 7 की जहां तक बात है, मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस। अब ये कस्टम्स से रिलेटेड है। कस्टम्स वाले ऑफिसर्स पूरा दिन काम करते हैं 24/7, मतलब ऑफ ड्यूटी, जब शाम को 6 बजने के बाद भी वो काम करते हैं, पूरी रात काम करते हैं, हॉलीडे के दिन भी काम करते हैं, क्योंकि कस्टम्स पोर्ट 24/7 पूरा 365 डेज चालू रहता है। तो गवर्नमेंट जो किसी को ये सर्विस देती है बदले में मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस के नाम पे कुछ भी लेती है, तो मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगता। पॉइंट नंबर 8 है गवर्नमेंट लोन। अगर देखो पीएसयू ने किसी बैंक से लोन लेना है,
अब उस बैंक को, पीएसयू के लोन को गारंटी देने का काम किया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट ने पीएसयू के लोन को गारंटिंग कर दिया, तो ये लोन गारंटिंग की सर्विस है। बदले में वो पीएसयू से जो भी चार्जेस लेंगे उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 9 की बात करते हैं। अभी स्टेट गवर्नमेंट कुछ कुछ जगहों पे रॉयल्टी उनको कलेक्ट करनी होती है, लेकिन वो रॉयल्टी कलेक्ट करने के उसमें नहीं जाना चाहते और वो एक पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं, ईआरसीसी नाम के पर्सन को। अब इसको बोलते हैं कि तू ही लोगों से रॉयल्टी कलेक्ट कर और रॉयल्टी कलेक्ट करके हमको लाके दे दे, तेरे को जो भी चाहिए हम कंसिडरेशन दे देंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से गवर्नमेंट इनको सर्विस देती है और ईआरसीसी से भी कुछ कंसिडरेशन के नाम पे पैसा भी लेती है। इसको देते हैं सर्विस बाय वे ऑफ असाइनिंग द राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और ईआरसीसी से कुछ बदले में उसे कंसिडरेशन लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ असाइनिंग द राइट टू कलेक्ट रॉयल्टी। ये वाली सर्विस पे जीएसटी नहीं लगता। पॉइंट 10 की जहां तक बात है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी। अगर म्यूनिसिपैलिटी के कुछ फंक्शन है जो आर्टिकल 243W में लिखे हैं और पंचायत के कुछ फंक्शन 243G में लिखे हुए, अब ये वाले फंक्शंस परफॉर्म करना म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत का काम है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंटल अथॉरिटी ये कह देती है कि म्यूनिसिपैलिटी आपको ये काम हम करके दे देते हैं, तो ये गवर्नमेंटल अथॉरिटी म्यूनिसिपैलिटी को सर्विस दे रही है। म्यूनिसिपैलिटी से जो भी कंसिडरेशन लेंगे उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। ये पूरी सर्विसेज थी जो सर्विस गवर्नमेंट देती है और जिसके ऊपर जीएसटी एग्जेम्प्ट है। अब हम बात करते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रेसिपेंट है, कोई पर्सन गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है, तो इसकी सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये जब इनवॉइस रेज करेगा गवर्नमेंट पे, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 11 मैं बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 11 है क्या? म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शंस 243W में लिखे हैं आर्टिकल एंड पंचायत के फंक्शंस 243G में लिखे हैं। अब ये वाले फंक्शंस परफॉर्म करना ये काम है म्यूनिसिपैलिटी का और पंचायत का। लेकिन कुछ केसेस में कोई पर्सन म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत को ये काम करके देता है, ये सर्विस वो प्रोवाइड करता है। म्यूनिसिपैलिटी को बोलता है अगर आप ये काम, ये क्लीनिंग का काम आप ना करो तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ले लेता हूँ और रोड की सफाई मैं कर दूंगा। अब ये पर्सन जो भी म्यूनिसिपैलिटी को सर्विस दे रहा है और जो भी इनवॉइस रेज करेगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा अगर ये दो बातें कंप्लाई होंगी। इसने जो सर्विस दी है वो एक प्योर लेबर सर्विस है, उसमें गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसने जो भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनवॉइस रेज किया है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर उन्होंने नीचे बोला कि चलो ठीक है, एक कॉम्पोजिट सप्लाई का ट्रांजेक्शन होगा तो भी चलेगा, जिसमें गुड्स एज वेल एज सर्विस दोनों सप्लाई किए जाते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि उस कॉम्पोजिट सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट में जो गुड्स का प्रोपोर्शन है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 25% ये गुड्स होना चाहिए। उस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का 75% और मोर सर्विसेज होना चाहिए और गुड्स सिर्फ 25% या उससे कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई का जो भी इनवॉइस रेज करेगा म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत के ऊपर, वो इनवॉइस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब एक सर्कुलर है नीचे, वो सर्कुलर बात करता है कुछ केसेस में एग्जेम्पशन विड्रॉवल या उस तरीके से टैक्सेबिलिटी की। देखो फंक्शंस म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत का एक काम ये भी है सैनिटेशन एंड कंजर्वेंसी सर्विस प्रोवाइड करना, लेकिन ये काम म्यूनिसिपैलिटी का है। और अगर किसी पर्सन ने ये काम करने के लिए म्यूनिसिपैलिटी को सर्विस दे दी कि हम सैनिटेशन एंड कंजर्वेंसी सर्विसेज दे देते हैं, तो वो काम करने के लिए इनवॉइस देगा म्यूनिसिपैलिटी को और जो भी कंसिडरेशन लेगा उस पर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन इस सर्कुलर में बोला कि अगर इंडियन आर्मी को भी सैनिटेशन एंड कंजर्वेंसी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है और उस पर्सन ने इंडियन आर्मी को सर्विस दिया तो उस केस में जीएसटी लगेगा, क्योंकि इंडियन आर्मी ना तो म्यूनिसिपैलिटी है ना ही पंचायत है। ठीक है। सिमिलर लाइंस पे इन्होंने बोला कि अगर एक गवर्नमेंट की कोई मिनिस्ट्री है, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री फॉर एग्जांपल एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब ये डिपार्टमेंट की बिल्डिंग या मिनिस्ट्री की जो बिल्डिंग होती है उस बिल्डिंग के अंदर भी अगर सैनिटेशन एंड कंजर्वेंसी सर्विसेज देनी है, करनी है, और किसी पर्सन ने गवर्नमेंट की इस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को सर्विस दी, इनवॉइस इनके ऊपर रेज किया, तो उस पर्सन के इनवॉइस पे जीएसटी लगाया जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है ये ना ही म्यूनिसिपैलिटी है ना ही पंचायत है। ठीक है। इसलिए इन्होंने बोला कि अगर इंडियन आर्मी को या फिर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस देंगे तो टैक्स लग जाएगा। ओके जी, अब ये क्लिप मैंने ऐड की है जस्ट आपको एक अमेंडमेंट के बारे में बताने के लिए। ये एक लेटेस्ट सर्विस ऐड हुई है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। खास करके ध्यान देना, यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी है। ओके, ये वाली सर्विस इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जस्ट ऐड हुई है कुछ टाइम पहले। मई एग्जाम में भी पूछी गई थी, लेकिन सितंबर 2024 के लिए भी इसको इंस्टीट्यूट ने अपनी अमेंडमेंट वाली लिस्ट में रखा है, इस पे ध्यान देना। गवर्नमेंटल अथॉरिटी को कोई सर्विस दे रहा है, कौन सी सर्विस? 5 में से कुछ भी दे दो। अगर कोई वाटर सप्लाई वाली सर्विस दे रहा है, पब्लिक हेल्थ मेंटेन करने वाला, उससे रिलेटेड सैनिटेशन कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। ये 5 में से कोई भी सर्विस अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी को दी जा रही है तो ये सर्विस एग्जेम्प्ट होगी। अब इसके रिस्पेक्ट में एक सर्कुलर आया है, ये सर्कुलर बड़ा इजी सा है, लल्लू सा है, डीएमएफटी के ऊपर है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट।
ये सर्कुलर के बारे में पूरी जानकारी मैंने एक टेबल के अंदर, एक चार्ट के अंदर दी हुई है। तो अब यहाँ पे एक बार ये क्लिप को बीच में रोक करके वो चार्ट आपको स्क्रीन पे दिखेगा, और वो चार्ट जैसे ही मैं आप दिखेगा, मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन करता रहूंगा कि उस चार्ट को कैसे समझना है। वो जैसे ही आप समझेंगे, फिर आप स्क्रीन पे वापस आकर के ये वाला पार्ट रीड कर लेना। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा ओनली आफ्टर यू आर डन विद द चार्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे क्लिप एक बार के लिए मैं स्विच करके आपको चार्ट स्क्रीन पे दिखा करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब स्क्रीन पे आपको एक बड़ा सा चार्ट दिख रहा होगा, इसमें आपको कुछ चीजें मैं पहले समझा देता हूँ। ऊपर टॉप पे आपको दिख रहा है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के नीचे लिखा हुआ है डीएमएफटी, जिसके बारे में अभी हमने देखा था। ये डीएमएफटी की जो बनाया जाता है, ये डीएमएफटी को गवर्नमेंट नहीं बनाया, इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। ये स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, और इनका काम है माइनिंग अफेक्टेड एरियाज के अंदर कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज करना। ये वेलफेयर एक्टिविटीज वही एक्टिविटीज होती हैं, इनफैक्ट उससे सिमिलर होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 11th और 12th शेड्यूल में लिखा हुआ है। दैट मींस वो आर्टिकल 243 जी या डब्ल्यू के जो फंक्शंस होते हैं, जो म्युनिसिपैलिटी या पंचायत के फंक्शंस होते हैं, उन आर्टिकल्स में जो भी लिखा हुआ है, वो सारी एक्टिविटीज, वो ही एक्टिविटीज को लगभग वही सिमिलर एक्टिविटीज, ये वेलफेयर एक्टिविटीज डीएमएफटी करेगा। डीएमएफटी करेगा उन लोगों के लिए जो माइनिंग एरिया से अफेक्टेड हैं। आसपास में कहीं पे माइनिंग हो रही है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो पिंकिश कलर का माइन है, और वहां पे माइनिंग एक्टिविटी होती है। उससे जो माइनिंग एरिया के आसपास में जो लोग रहते हैं, उससे ग्रसित हो जाते हैं माइनिंग एक्टिविटी की वजह से, और उनके लिए कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज की जाती हैं। आपको सर्कुलर में पढ़ सकते हैं। ये वेलफेयर एक्टिविटीज करने के लिए मिनरल डेवलपमेंट फंड करके एक फंड बनाया है, उसमें से पैसा निकाल करके ये वेलफेयर एक्टिविटीज की जाती है। तो कहा जाता है कि ये डीएमएफटी ये जो एक्टिविटीज कर रही है, तो क्या इसके लिए भी एग्जेम्पशन मिलेगा? आंसर इज यस। अब आपको स्क्रीन पे और एक चार्ट दिखा देता हूं, ये चार्ट आपको और बेटर एक्सप्लेन करेगा। इस चार्ट को मैंने उसी चार्ट से थोड़ा सा निकाल करके और बेटर एक्सप्लेन किया। दिस कैन बी योर फाइनल चार्ट। अब आप ऊपर टॉप पे देख लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया डीएमएफटी, जिसके बारे में अभी हमने बात किया। डीएमएफटी क्या कर रहा है? ऑरेंज पे देखो, डीएमएफटी कुछ वेलफेयर एक्टिविटीज कर रहा है। वो वेलफेयर एक्टिविटीज क्या है? वो वेलफेयर एक्टिविटीज वही एक्टिविटीज है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 11th और 12th शेड्यूल में लिखा है। दैट मींस आर्टिकल वो 243 जी और 243 डब्ल्यू में जो म्युनिसिपैलिटी और पंचायत के फंक्शंस है, वही फंक्शंस लिखे हुए हैं। उन फंक्शंस को परफॉर्म करना मतलब कुछ एक्टिविटीज करना, और यही वो वेलफेयर एक्टिविटीज हैं। ये वेलफेयर एक्टिविटीज करने के लिए डीएमएफटी जो भी ये काम करती है, उसके लिए पैसा कहां से निकालते हैं? तो एक फंड बनाया है, मिनरल डेवलपमेंट फंड। उस फंड में से पैसा निकाल करके माइनिंग अफेक्टेड एरिया में जो लोग रहते हैं, जो माइनिंग से अफेक्टेड हो जाते हैं, उनके लिए साफ पानी करवाना, थोड़ा सफाई करवाना, और माइनिंग से रिलेटेड जो भी उनकी हेल्थ को इश्यूज हो रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए जो भी स्टेप्स लेने चाहिए, जो भी एक्टिविटीज करनी चाहिए, वो कुछ आप देख सकते हैं इस चार्ट में। पास में एक माइन है, और वहां पे माइनिंग एक्टिविटी होती रहती है। वो पिंक कलर की माइनिंग है, इसलिए आप लोगों के चेहरे पे देख रहे हैं पिंक कलर हो रहा है, मतलब वो माइनिंग से अफेक्टेड हो रहे हैं। अब इनको ठीक करने के लिए जो डीएमएफटी वेलफेयर एक्टिविटीज करती है, वो वेलफेयर एक्टिविटीज का क्या होगा? तो कंक्लूजन जो नीचे लिखा हुआ है ग्रे बॉक्स में, आप समझ लीजिए, उसी को सर्कुलर में मैंने जो भी पूरी बातें यहाँ पे डाल करके आपको चार्ट पे समझा दिया। कंक्लूजन में वहां पे उन्होंने लिख दिया कि जो डीएमएफटी होती है, which is set up by the state government, वो डीएमएफटी एक गवर्नमेंटल अथॉरिटी की तरह है। अब ये गवर्नमेंटल अथॉरिटी कुछ भी काम कर रही है, अब उस गवर्नमेंटल अथॉरिटी को जो भी कोई भी वो सैनिटेशन कंजर्वेंसी और पब्लिक हेल्थ और वाटर वाली सर्विस देगा, तो वो उस तरीके से एग्जेम्प्ट होती है। तो डीएमएफटी जब इन लोगों को कुछ भी माइनिंग अफेक्टेड एरिया में जो भी काम करके दे रहा है, तो एक तरीके से ऐसे समझ लो कि वो आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू वाले काम कर रहे हैं, तो वो जो भी काम करते हैं वो भी एग्जेम्प्ट होगा। और डीएमएफटी को ये वाटर वगैरह की, वाटर सप्लाई की जरूरत है, और सैनिटेशन कंजर्वेंसी की जरूरत है, और डीएमएफटी को अगर कोई ये सर्विस करके देगा तो भी एग्जेम्प्ट है, क्योंकि डीएमएफटी एक गवर्नमेंटल अथॉरिटी की तरह है। तो डीएमएफटी जब आगे माइनिंग अफेक्टेड एरिया वाले लोगों की मदद करेगा, तो भी वो एग्जेम्प्ट है। और डीएमएफटी को अगर किसी ने ये पब्लिक वाटर सप्लाई वगैरह वाली सर्विस दी, तो भी वो एग्जेम्प्ट रहेगा। ये चार्ट के बेसिस पे आप वो सर्कुलर रीड करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहीं पे स्टॉप करके अब मैं रिवीजन वीडियो को रिज्यूम कर देता हूं। पॉइंट नंबर 12 की बात करते हैं, गवर्नमेंट एंटिटी। अगर गवर्नमेंट एंटिटी गवर्नमेंट को ही सर्विस देती है और बदले में गवर्नमेंट से गवर्नमेंट ग्रांट के नाम पे जो पैसा लेती है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पॉइंट 13 में बोला फेयर प्राइस शॉप्स, जो राशन की शॉप्स होती है, ये पब्लिक को कुछ केरोसिन, कुछ शुगर, कुछ फूड ग्रेन्स ऐसे राशन के भाव में देते हैं और उनसे पैसा लेके बैठ जाते हैं। लेकिन ये काम एक्चुअली गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट को लोगों को सस्ते दामों में फूड ग्रेन्स, केरोसिन और शुगर देना चाहिए। तो ये बोल रहे हैं फेयर प्राइस शॉप वाले, राशन शॉप वाले गवर्नमेंट को बोलते हैं कि आपका काम हम करके दे दें, तो एक तरीके से हम आपको सर्विस दे रहे हैं, आप हमको कमीशन दे दो। तो गवर्नमेंट से जो भी कमीशन लेते हैं ये राशन शॉप वाले, उस कमीशन पे जीएसटी नहीं लगता। पॉइंट नंबर 14 की बात करें तो ऐसा कोई इंश्योरेंस स्कीम जिसका टोटल प्रीमियम गवर्नमेंट उठाती है, उस इंश्योरेंस स्कीम के ऊपर जो भी सर्विस, जो भी प्रीमियम होता है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा।
पॉइंट 15 की ये बात मैंने एजुकेशन सेक्टर में भी बताई थी कि अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा है जिसका 75% और मोर का खर्चा गवर्नमेंट उठाने वाली है, तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में कोई भी पर्सन गवर्नमेंट को सर्विस देगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पॉइंट नंबर 16 की बात करते हैं, जीएसटीएन। जीएसटीएन की सर्विसेज टैक्सेबल है, अब टैक्सेबल हो चुकी है, एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दिया है। देखो, जीएसटीएन एक एंटिटी है और जीएसटी कॉमन पोर्टल को मेंटेन करने का काम, और उसमें कोई डाउन टाइम ना आए, वो एनी टाइम बराबर चलता रहे, ये सारी फंक्शनलिटीज प्रॉपर रहे, वो काम जीएसटीएन एंटिटी का है। ये जीएसटीएन एंटिटी ध्यान देती है कि कॉमन पोर्टल बराबर है, उसकी फंक्शनलिटीज बराबर है, आप रात को 2 बजे भी रिटर्न फाइल करो तो भी वो सिस्टम बराबर परफॉर्म करेगा, आपका टैक्स का पैसा जो आप पे करते हो वो प्रॉपर गवर्नमेंट के फंड में जाता है। तो कॉमन पोर्टल को मेंटेन करना और सारा कुछ काम इस जीएसटीएन नाम की एंटिटी का होता है। तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है बाय वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। उन्होंने एक्ट बनाया, लेकिन एक्चुअली वो एक्ट का सारा काम कैसे होगा और सब कुछ कैसे होगा वो पोर्टल करता है, पोर्टल को मेंटेन करता है जीएसटीएन। तो ये गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा है और गवर्नमेंट से एक चार्जेस लेता है, उस चार्जेस के ऊपर जीएसटी लगता है। सीजीएसडीयूटी जिसको भी ये सर्विस देता है, उससे जो भी चार्जेस लेता है जीएसटीएन नाम की एंटिटी, उस चार्जेस के ऊपर जीएसटी लगेगा। पॉइंट नंबर 17 की बात करते हैं, लीजिंग ऑफ एसेट्स। अब ये इंडियन रेलवे के रिस्पेक्ट में, आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जब इंडियन रेलवे को लीज पे एसेट्स देती है, तो ये पहले एग्जाम हुआ करता था, लेकिन एग्जाम्पशन विड्रॉ करती 2021 में, ये टैक्सेबल हो चुका है। पॉइंट नंबर 18, 19, 20, 21, इसमें आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस वो रेड कलर का नाम याद रखो। ईएसआईसी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, सीएमपीएफओ कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एनपीएस ट्रस्ट नेशनल पेंशन स्कीम ट्रस्ट, ये आप पढ़ते हो इनकम टैक्स में। ये 4 ऐसी एंटिटीज है, जब ये इनके अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो पर्सन गवर्न होते हैं, जो जिनको गवर्न करते हैं, उनको जो भी सर्विस देंगे बदले में उनसे कोई कंसिडरेशन लेंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जेम्प्ट है। लेकिन 2 विड्रॉवल्स है, पॉइंट नंबर 2 और 22 और 23 के अंदर इरडा और सेबी, इनके ऊपर जो एग्जाम्पशन थी वो विड्रॉ कर दी। तो अगर इरडा और सेबी ये उनके अंडर जो पर्सन गवर्नड है, उनको कोई भी सर्विस देंगे, उनसे कोई भी कंसिडरेशन लेंगे, उस पर टैक्स लगेगा। अब ये टैक्सेबल हो गया है 18 जुलाई 2022 से। अब इसके ऊपर जो एग्जाम्पशन था वो विड्रॉ कर दिया। पॉइंट नंबर 24 की जहां तक बात है, ये सिंपल सा पॉइंट है, अगर कोई सर्विस देते हैं बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना और पेंशन स्कीम अंडर स्टेट गवर्नमेंट, तो उस कलेक्शन कंट्रीब्यूशन कलेक्ट करने की सर्विस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये पूरा गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब देखते हैं बैंकिंग सेक्टर।